एवरीवन, दिस इज स्नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं माई भारत। माई भारत पर आज हमारे साथ जुड़े हैं माई फ्लेज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर विश्वजीत घोष और मिसेस पियाली चैटर्जी घोष। विश्वजीत घोष की अगर हम बात करें तो वो प्रोफेशनली प्लेबैक सिंगर हैं। शुरुआती दौर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है और माई फ्लेज इंस्टीट्यूट के सीईओ और डायरेक्टर भी हैं और आज माई फ्लेज के जरिए देश के भविष्य को बनाने संवारने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम मिसेस पियाली चैटर्जी की बात करें तो ये एक एयर होस्टेस हैं, मास्टर ट्रेनर हैं और माई फ्लेज इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर भी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को माई फ्लेज इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएं। So what is MyFledge? MyFledge is nothing but the group of Fledge Institutes. हमारे Fledge Institute of Aviation Hospitality है, हमारे पास Fledge Institute of Hotel Management है, Fledge Institute of Event Management है, Fledge Institute of Banking, Financial Services and Insurance है, साथ में हमारे पास Fledge Institute of Mass Communication and Media है। तो ये 5 वर्टिकल है जिसको हमने ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया and we call it as MyFledge। तो ये आपका Fledge है। Fledge का लिटरल मीनिंग क्या होता है? Fledge has a meaning also. Fledge का लिटरल मीनिंग अगर आप सब गूगल करेंगे, इसका इंग्लिश में मतलब देखेंगे तो इसका मीनिंग है जब एक बर्ड जन्म लेता है, मतलब एक अंडे से एक बर्ड निकलता है तो उसके पंख नहीं होते हैं। सो वहां से लेके जब तक उसके पंख डेवलप हो जाए ताकि वो उड़ सके, फ्लाई कर सके, उस प्रोसेस को फ्लेजिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को फ्लेज कहते हैं। सो वी फ्लेज अ बर्ड। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ, मेरी टीम चाहती है कि हम इस देश के यूथ को उड़ना सिखाए किसी भी करियर में जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। तो ये हमारे कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मुझे हमेशा से लगता है कि चीज़ों को टेक्नोलॉजी से और टेक्निकली देख सकते हैं, उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा एक प्रोसेस बनाया है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर है। जब बच्चा आता है तो उसका एक हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट भी लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम की तरह। आज की डेट पे कहीं पे भी किसी भी दुनिया में भी कैबिन क्रू या एयर होस्टेस बनने के लिए कहीं पे भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं था। सो फ्लेज हैज इंट्रोड्यूस्ड एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो, पिछले साल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसको कहते हैं फ्लाइट अटेंडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, इन शॉर्ट फास्ट प्रोग्राम। इसी तरह से बाकी सब कोर्सेज के लिए भी हमारे एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे हम बच्चे को एसेस करते हैं कि आज की डेट पे वो कहाँ स्टैंड करता है, वो कहाँ पे है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में हमें समझ में आ जाता है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके एटिकेट्स कैसे है, उसके आई कांटेक्ट कैसे करता है, वो जेस्चर कैसे रखता है, बात कैसे करता है या करती है। तो उस बेस पे हम उनको एसेस करते हैं ताकि हमें पता चले आज वो कहाँ स्टैंड करते हैं। अकॉर्डिंगली हमारा कोर्स बहुत फ्लेक्सिबल है, जिसे हमें इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि बच्चे के हिसाब से उसके प्रोग्रेस के साथ ही हमारा कोर्स आगे चलता रहेगा। देखिए, बच्चे ने स्कूलिंग की है, उसके बाद कॉलेज भी की है कुछ बच्चों ने, अब उन्होंने 12 से 16 साल कहीं पे एजुकेशन लिया है और उनमें एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम 1 साल के अंदर लेके आ जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट। तो इसके लिए हमें बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाए गए हम लोग ने और अपनी इस चीज़ के लिए बच्चे को अच्छे से गाइड करते हैं काउंसलिंग के टाइम पे ही। तो जब एडमिशन लेने आते हैं हम उन्हें पूरा बताते हैं कि बच्चा आपकी हाइट इतनी है, आपका वेट इतना है, आपकी स्किन कलर ऐसा है, टोन ऐसा है, आपकी ग्रूमिंग का स्टैंडर्ड आज की डेट पे ऐसा है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी में ऐसी है, इंग्लिश में ऐसी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऐसी है और आप आज कहाँ स्टैंड करते हो। इसके बाद आपके पास ये करियर ऑप्शन सही होंगे। तो हमारे पास पूरी टीम है जिनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है। जिस तरह से मैंने अपने बैकग्राउंड शेयर किया आपके साथ, मेरी भी एक बड़ी सी टीम है जो अपना एक बैकग्राउंड साथ लाई है, अपना एक्सपीरियंस साथ लाई है हमारी टीम के, और वो बच्चों को जज करते हैं, एसेस करते हैं कि आज आप कहाँ हो, उसके हिसाब से हम आपको गाइड करते हैं कि ये करियर ऑप्शन आपके लिए सही होगा। वी हैव वेरियस कोर्सेज, हर एक वर्टिकल में 10 से 15 से 18 ऐसे कोर्सेज है हर एक वर्टिकल में, जहाँ पे हम बच्चों को शॉर्ट टर्म कोर्स, लॉन्ग टर्म कोर्स और ग्रेजुएशन कोर्स, मास्टर्स कोर्स सब है हमारे पास जो हम ऑफर करते हैं, हेवीली एफिलिएटेड एंड एक्रेडिटेड फ्रॉम वेरियस इंटरनेशनल बॉडीज। मेरा अगला सवाल पियाली चैटर्जी घोष जी से है। आप एयर होस्टेस भी रह चुकी हैं, मास्टर ट्रेनर भी हैं और एज एन एचआर भी आपने काम किया है, तो आप बेहतर समझती हैं कि किन बच्चों को किस तरीके से पढ़ने की जरूरत है और फील्ड में किस चीज की रिक्वायरमेंट है जी, तो इसे आप किस तरीके से देखती हैं? जब हम एयरलाइंस में काम करते थे तब मुझे ऐसा लगता था कि आई वाज सो सेटिस्फाइड इन माय जॉब कि मुझे ऐसा लगता था मैं ज़िंदगी भर यहीं पे रहूँगी, यही काम है मेरा, मैं ज़िंदगी भर इसी को करूँगी। बट ऐसा जैसे कि बोलते हैं कि लाइफ हैपन्स टू यू, मतलब ज़िंदगी आपके साथ कुछ और ही करती है जो आप कुछ सोचते हैं। तो फिर वही हुआ कि धीरे धीरे मुझे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का भी
अपॉर्चुनिटी मिली, तो मुझे नए कैबिन क्रू को ट्रेन करने का भी अपॉर्चुनिटी मिला। वहाँ से मुझे मेरे दिल में आया कि दिस इज़ समथिंग विच आई एम मोर पैशनेट अबाउट दैन बीइंग एन एयरलाइन एंड फ्लाइंग। सो एक पैशन भी चेंज हो गया मेरा वहाँ पे। उसके बाद फिर वहाँ पे रुकना नहीं था, तो जाहिर सी बात है मुझे सीखना भी था। सो सीखने से ही इंसान बढ़ेगा, और वो ज़िंदगी भर का सीखने का ही हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। तो क्या सीखे हम, तो मैंने एज अ ट्रेनर कैसे बनना है वो सीखना शुरू किया। तो मैंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी उसी टाइम पे ही फॉर्म में आया था। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम पे ही मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारे मिशंस लॉन्च हुए थे, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। सो NSDC के अंतर्गत बहुत सारे सेक्टर स्किल काउंसिल्स होते हैं। सो हमारा जो सेक्टर स्किल काउंसिल है वो एरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल है। तो वहाँ से फिर मैंने एज अ सर्टिफिकेशन इन ट्रेनर बनने की जो सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, सर्टिफाइड ट्रेनर बनी। तो तब हमें डडली कॉलेज यूनाइटेड किंगडम के प्रोफेसर्स ने आके पढ़ाया था। उसके कुछ सालों बाद एक और सेक्टर स्किल काउंसिल है NSDC के अंदर, जो कि MEPSC बोलते हैं, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम सेक्टर स्किल काउंसिल। सो उन्होंने फिर मुझे मास्टर ट्रेनर और मास्टर असेसर की ट्रेनिंग दी। तो वो उस टाइम पे भी हमने सिंगापुर पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर से पढ़ाई की थी। तो ये सब पढ़ाई करने से हमें बहुत कुछ पता चला कि ये छोटे छोटे जो देश हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मालदीव्स तो दिखता भी नहीं है हमारे ग्लोब में, मॉरिशस, दुबई फॉर दैट मैटर, कैसे इतने बड़े इकोनॉमी में आ गए, डेवलप हो गए, डेवलप नेशन बन गए। तो वहाँ से यही पता चला कि इंडिया में फिर क्या लैकिंग है। तो उन्होंने फिर बताया कि ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी हमें चेंज करनी पड़ेगी। उन्होंने हमें एक पिरामिड दिखाया। उस पिरामिड में सबसे ऊपर जो 10% था वो था लेक्चर। अब मुझे भी ये याद आए कि मैंने कॉलेज में या स्कूल्स में सिर्फ हमने लेक्चर ही लिया है टीचर से और ट्रेनर से। सो सिर्फ 10% उसका हमारे अंदर गया है, बाकी 90% तो गया ही नहीं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर एनग्रॉस होता है ड्यूरिंग दी एंटायर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज़ टीच बैक सेशन। टीच बैक सेशन वही है जो हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप आइए और प्रेजेंटेशन दीजिए, और इसी दिन सारे ज़्यादातर बच्चे एब्सेंट भी होते हैं। तो हमें यही बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करना है कि एक छोटा सा टॉपिक आप रोज़ आओ और रोज़ सिखाइए अपने क्लास में, अपने फ्रेंड्स को, मुझे सिखाइए, अपने बैच के सामने सिखाइए। बस वो छोटा सा टॉपिक आपने जो प्रेजेंटेशन दी है वही आपके अंदर पूरी ज़िंदगी रहने वाली है। और बीच में जो पिरामिड में थे वो थे ऑडियो विजुअल, वो थे प्रैक्टिकल्स, वो थे केस स्टडीज़, वो थे सर्वेज, फीडबैक गिविंग। सो ये सारे मेथोडोलॉजी में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम किया है। हमने बुक्स को रिप्लेस कर दिया जर्नल्स से, जर्नल्स कह लीजिए या वर्कशीट्स कह लीजिए। बच्चे खुद से लिखेंगे तब तो उन्हें याद रहेगा। हमने बुक्स को रिप्लेस कर दिया ऑडियो विजुअल से। वो जितने भी एयरपोर्ट के और एयरक्राफ्ट के, फॉर एग्जांपल प्रेशराइजेशन सिस्टम, मुझे इसको समझने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट इतने बड़े सिस्टम में काम करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता शुरू के 1-1.5 साल की हो क्या रहा है, प्लेन कहाँ से आ रही है और कहाँ से पैसेंजर्स आ रहे हैं। हम सिर्फ अपने मैनेजर्स को आँख बंद करके फॉलो करते हैं। तो हमने ये सब ऑडियो विजुअल में भी कन्वर्ट किया। प्रेशराइजेशन सिस्टम को हम खूबसूरती से दिखाएंगे, तो ये फर्स्ट एड को हम खूबसूरती से दिखाएंगे। ये सारे बच्चे इस टाइम पे जो हैं, ये सब गूगल जनरेशन हम इन्हें बोलते हैं, फेसबुक जनरेशन बोलते हैं। फेसबुक में हम जाएंगे तो वहाँ पे सब वीडियोज़ ही वीडियोज़ हैं, जिसको देख के हमारे स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं, और वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में आएंगे और हम उन्हें मोटे मोटे बुक पर बैठा देंगे पढ़ाने के लिए लाइट के नीचे, तो बहुत डिस्करेज हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि अभी हम उल्टा ही करेंगे, ऑपोजिट ही करेंगे, जो उनको अच्छा लगता है वैसे हमें पढ़ाना चाहिए। एजुकेशन शुड बी वेरी वेरी फन, तभी वो एजुकेशन उनके अंदर रहेगा। तो ये सब डिफरेंट मेथोडोलॉजी का, जैसे आपने पूछा कि बहुत सारे मैंने भी बाहर से पढ़ के आया, फिर मैंने उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको अडैप्ट किया है, और उसी से ही हमारे स्टूडेंट्स बेहतर बन रहे हैं। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि उनकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं एक बैरियर है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती है तो इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए अच्छे नहीं है। क्या ऐसा है? मैं खुद भी एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, और मैंने भी सीखा ही है इंग्लिश लैंग्वेज को। सो किसी भी लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, उसका इतना
उसका इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है कि मुझे नहीं आता तो ये करियर मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल आपके लिए ये करियर है, हम सब के लिए ये करियर है। ये देश उन्नति कर रहा है, प्रगति पे है, और हम नहीं वो जॉब्स उठाएंगे, वो काम उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप चाहते हैं कि दूसरे देश के लोग आपके जॉब्स को हथिया लें? हम ऐसा नहीं चाहते। तो कुछ भी ऐसा नहीं है दुनिया में या ज़िंदगी में जो हम सीख नहीं सकते। इंग्लिश की डेफिनेटली बहुत अच्छी कम्युनिकेशन ट्रेनर्स हैं हमारे पास, डॉक्टरेट लेवल पे वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ के थ्रू लैंग्वेज ट्रेनिंग दे रहे हैं। और देखिए ऐसा है कि हमारे देश में ही अगर आप एग्जाम्पल देखें, हर 100 मीटर में देयर इज़ अ चेंज ऑफ लैंग्वेज एंड अ डायलेक्ट। सो हम कोई भी लैंग्वेज सीख ले, जैसे हमारे साउथ में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ के बच्चे दे आर गुड इन इंग्लिश बट दे लैक इन हिंदी, तो वो उनका एक वीक पॉइंट है। तो ज़िंदगी में हमेशा ही वीक पॉइंट रहेगा। जो हमारा वीक पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा सीख के, उस पर काम करके उसको हम बराबर करने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे नॉर्थ इंडिया के बच्चे थोड़ा हिंदी में स्ट्रॉन्ग हैं, इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान में काम करें या हिंदुस्तान से बाहर जाकर काम करें, ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमें बोलना है और सीखना है, और इसमें बातचीत कंटिन्यू करने से ही वो हो जाता है। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम डिस्करेज रहें अपनी ज़िंदगी भर या दिल में कि हमें ये लैंग्वेज नहीं आता तो हम नहीं कर सकते। हाँ, हमने देखा है कि बच्चों या पेरेंट्स को ये भी लगता है कि एविएशन फील्ड की फीस बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और माई फ्लेज में आपने किस तरीके से फीस को डिज़ाइन किया हुआ है ताकि वो बच्चों पर भी एक बर्डन ना बने? जी, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो हम लोग ने हमेशा से मार्केट को भी ऑब्जर्व किया कि और कितने इंस्टीट्यूट से वो क्या ऑफर कर रहे हैं, हम उनसे बेहतर कैसे हो सकते हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी है पहली बात तो। और कितना चार्ज करना सही है किसी चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पे इस इंडस्ट्री में जो एयर होस्टेस है, जो कैबिन क्रू जिनको बोलते हैं, एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड, फ्लाइट बर्सर, बहुत सारे नाम हैं, और जो ग्राउंड स्टाफ है, जो एयरपोर्ट मैनेजर्स है, जो पायलट्स है, जो ट्रेनर्स है, ये बहुत बड़े प्रोफेशन में रह के आए हैं। इनकी सैलरी ऑब्वियसली लाखों में है या थी इसके पहले। जब वो यहाँ पे आएंगे एक इंस्टीट्यूट में, और आपको 2 घंटे भी उनके मिलते हैं उनके साथ बिताने के लिए, उनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए, उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, तो आपको समझ सकते हैं कि इसकी एक फ़ीस तो होनी ही चाहिए, क्योंकि वो आपको अगर समय दे रहा है तो एक फ़ीस तो होनी ही चाहिए इस चीज़ की। तो लेकिन बच्चों को भी उसकी भी पॉकेट पे ज़्यादा हैवी ना पड़े ये चीज़, और वो एक फ्लेक्सिबल प्लान में आके उनकी एजुकेशन ना रुके। बेसिकली हमारी ये भी सोच है कि किसी की भी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, किसी की भी स्किल डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए। तो हमने बीच का एक रास्ता निकाला जहाँ पे ट्रेनर्स को भी हम अफोर्ड कर सके, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी बच्चों को दे सके, एम्बियंस दे सके, जहाँ पे हमारे सारे क्लासरूम एक प्लेन की तरह दिखते हैं, एक लाउंज की तरह दिखते हैं, जैसे एयरपोर्ट में होता है, जैसे प्लेन के अंदर होता है, वैसा उनको एक फील दे सके, वैसा एनवायरनमेंट दे सके, ताकि उनको सच में जैसे उनको करियर बनाना है, जहाँ पे काम करना है, उसकी एक समझ मिले उन्हें। तो वो उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स हैं साथ में हमारे साथ, लेकिन गवर्नमेंट भी जुड़ी हुई है, तो उसकी वजह से हमारी फीस बहुत अफोर्डेबल है। हमने वेरियस प्लान्स बनाए हैं, हर एक कोर्स की अपनी अपनी फीस है ड्यूरेशन के हिसाब से, लेकिन 2 से 3 मॉडल्स हैं जहाँ पे बच्चा एक साथ भी फीस पे कर सकता है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो इंस्टॉलमेंट में फीस पे कर सकता है। और अभी रिसेंटली फॉर अ न्यू ब्रांच, जो कि हमारा 12th ब्रांच है, जो लखनऊ में अभी स्टार्ट किया, हम लोग ने एक नया प्लान स्टार्ट किया है, क्योंकि कोरोना टाइम के बाद हमें लगता है लोगों को उसकी ज़रूरत है, और उस प्लान में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ जस्ट फॉर स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 2000 रुपीज़ पर मंथ। सो हमने इतना अफोर्डेबल बना दिया है इस कोर्स को, जो कि आइडियली टेक्निकली बहुत एक्सपेंसिव होना चाहिए, लेकिन हमने अफोर्डेबिलिटी का ख्याल रखते हुए सिर्फ 2000 प्रति माह आप पे करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, और इसमें ट्रेनिंग पा सकते हैं एडमिशन के फीस। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो उनके मन में एक सवाल ये भी होता है कि कितने चांसेस हैं प्लेसमेंट के। इसके साथ ही अगर बच्चों को अगर एविएशन में एडमिशन कराने हैं तो क्या हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक एयर होस्टेस बनकर रह जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है। मैं एकदम पूरे फुल 200% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के डेट पे फ्लेज में 4000 से ज़्यादा बच्चे ट्रेंड और प्लेस हो चुके हैं पिछले 6 सालों में, और अभी भी जो हमारे पास बच्चे हैं उनसे ज़्यादा हमारे पास जॉब के ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के लिए। तो बच्चे कम पढ़ रहे हैं, और ऐसा क्यों? सोचने की बात है। अगर आप कंपेयर करें इंडिया को, जो कि डेवलपिंग नेशन है,
इसको किसी डेवलप्ड नेशन यूएस या ऑस्ट्रेलिया या किसी भी और देश से, यूके से कंपेयर करते हैं तो इनकी पॉपुलेशन कितनी है? अगर यूएस की पॉपुलेशन देखी जाए तो इट्स अराउंड 33 या 35 करोड़ टोटल, और अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाए तो इट्स 133 करोड़, जो कि 3 साल पहले का सेंसस है, अभी और ज़्यादा होगा। और नंबर ऑफ पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो यूएस में है विच इज अराउंड 5000 to 6000, 5800 स्पेसिफिक नंबर बताना चाहूँगा, और इंडिया में नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट वो है 968। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2040 तक हमारे यहाँ 2400 एयरक्राफ्ट, पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो जाए। तो एक इतनी बड़ी आबादी वाला देश है जहाँ पे 135-140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, उसके लिए इतनी कम एयरक्राफ्ट है जो ट्रैवल करने जाएंगे। और अगर आप देखेंगे पिछले 5 से 6 सालों में अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है लोगों की, हमारा जो मिडिल क्लास है वो भी अफोर्ड कर सकता है आज के डेट पे। ट्रेन और प्लेन के जो फेयर्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए हैं, और एयर ट्रैवल आपका बहुत समय बचाता है। जहाँ पे आप 24 घंटे में पहुंचेंगे वहाँ आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं बाय एयर। सो वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड रहा है कि सब लोग एयर ट्रैवल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इंडिया भी उस चीज़ को कैचअप कर रहा है। तो उसको कैचअप करने के लिए ग्रोइंग जो डिमांड है लोगों की, उनको भी ट्रैवल करना है। बड़े बड़े देश ट्रैवल एंड टूरिज्म के बेस पे ही फ्लरिश हुए हैं, वो डेवलप्ड नेशन बने हैं। तो इंडिया में बहुत स्कोप है, यहाँ पे जगह इतनी ज़्यादा है, लोग मॉन्यूमेंट्स इतने अच्छे हैं, लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं। इसके लिए हमें इस ग्रोइंग डिमांड को कैटर करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सभी राज्य के जो गवर्नमेंट्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो भी इतने सारे एयरपोर्ट्स ओपन कर रहे हैं। स्मार्ट सिटीज की बात हो रही है, यहाँ पे नए एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, नए टर्मिनल्स की बात हो रही है। अगर आप देखेंगे दिल्ली में पहले एक एयरपोर्ट और एक टर्मिनल हुआ करता था, वहाँ पे 3 टर्मिनल्स है जो ऑपरेशनल है। सिमिलरली मुंबई, इसी तरह से बैंगलोर और एक नया टर्मिनल वहाँ पे ओपन हो रहा है। पूरे देश में अगले 10 साल में क्रांति आने वाली है एविएशन में और हॉस्पिटैलिटी में, बिकॉज यहाँ पे लोगों को इतना पॉपुलेशन है यहाँ पे, और डेफिनेटली उन्हें ट्रैवल करने का हक है फास्टर मीडियम से। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस पियाली चैटर्जी घोष और मिस्टर विश्वजीत घोष, जिनसे हमने एविएशन और करियर को लेकर तमाम जानकारियां हमें मिली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।